मम्मी, आप नानी के यहाँ जाने के लिए पैकिंग करते हुए भी इतनी उदास क्यों लग रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। नानी, मामा से मिलने जा रही हैं, पिंकी दीदी, सोनू भैया भी मिलेंगे। नहीं नहीं, खुश तो हूँ, बस जाने से पहले क्या क्या काम निपटाने हैं, यही सोच रही हूँ। खूब एंजॉय करना मम्मी, हमारी पढ़ाई के कारण तो आपका जल्दी निकलना भी नहीं होता, कहकर मेरे गाल पर किस करके मेरी बेटी सुकन्या चली गई। सही तो कह रही है, कोई मायके जाते हुए भी इतना उदास होता है। मायके जाते समय तो एक धीर गंभीर स्त्री भी चंचल तरुणी बन जाती है, पर सुकन्या को क्या बताऊं, कैसे दिखाऊं उसे अपने मन पर लगे घाव। 20 साल की ही तो है, दुनिया के दांव पेचों से दूर। अभी तो उसकी अपनी अलग दुनिया है, माँ बाप के साए में हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती दुनिया। मेरे जाने के बाद अमित, सुकन्या और उससे 3 साल छोटे सौरभ को कोई परेशानी न हो, इस बात का ध्यान रखते हुए घर की साफ सफाई करने वाली रमाबाई और खाना बनाने वाली कमला को अच्छी तरह निर्देश दे दिए थे। अपना बैग बंद कर मैं अमित का ऑफिस से आने का इंतजार कर रही थी। सौरभ ने भी खेलकर आने पर पहला सवाल यही किया, मम्मी, पैकिंग हो गई? आप बहुत सीरियस लग रही हैं, क्या हुआ? नहीं, ठीक हूँ, कहते हुए मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। इतने में अमित भी आ गए। हम चारों ने साथ डिनर किया। खाना खत्म होते ही अमित बोले, सुजाता, आज टाइम पर सो जाना। अब किसी काम की चिंता मत करना, सुबह 5 बजे एयरपोर्ट के लिए निकलना है। सब काम निपटाने में 11 बज ही गए। सोने लेटी तो अजीब सा दुख और बेचैनी थी। किसी से कह नहीं पा रही थी कि मुझे नहीं जाना माँ के घर, मुझे नहीं अच्छे लगते लड़ाई झगड़े। अक्सर सोचती हूँ क्या शांति और प्यार से रहना बहुत मुश्किल काम है। बस अमित मेरी मनोदशा समझते हैं, लेकिन वे भी क्या कहें, खून के रिश्तों का एक अजीब अलग ही सच ये भी है कि अगर कोई गैर आपका दिल दुखाए तो आप उससे एक झटके में किनारा कर सकते हैं, लेकिन ये खून के अपने सगे रिश्ते मन को चाहे बार बार लहूलुहान करें, आप इनसे भाग नहीं सकते। कल मैं मुंबई एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ूंगी, 2 घंटों में दिल्ली पहुंचकर फिर टैक्सी से मेरठ मायके पहुंच जाऊंगी, जहां फिर कोई झगड़ा देखने को मिलेगा। झगड़ा वह भी माँ बेटे के बीच का, सोचकर ही शर्म आ जाती है। रिटायर्ड टीचर माँ और पढ़े लिखे मुझसे 5 साल बड़े नरेन भैया, गीता भाभी और मेरी भतीजी पिंकी व भतीजे सोनू के बीच का झगड़ा, कौन गलत है कौन सही, मैं कुछ सोचना नहीं चाहती, लेकिन दोनों मुझे फ़ोन पर एक दूसरे की गलती बताते रहते हैं, तो मन का स्वाद कसला हो जाता है मेरा। मायके का ये तनाव आज का नहीं है। 5 साल पहले माँ जब रिटायर हुई थी तब से यही चल रहा है। आपस के स्नेह सूत्र कहाँ खो गए, पता ही नहीं चला। पिछली बार मैं 2 साल पहले गई थी। इन 2 सालों में हर फोन पर तनाव बढ़ता ही दिखा। अब तो हालत ये हो गई है कि मुझसे तो कोई ये पूछता ही नहीं है कि मैं कैसी हूँ, अमित और बच्चे कैसे हैं, बस मेरे नमस्ते कहते ही शिकायतों का पिटारा खोल देते हैं सब। ऐसे माहौल में मायके जाते समय किस बेटी का दिल खुश होगा। मैं तो अब भी न जाती, पर माँ ने फौरन आने के लिए कहा है तो मैं बहुत बेमन से कल जा रही हूँ। काश पापा होते, बस इतना सोचते ही आंखें भर आती हैं मेरी। मैं 13 वर्ष की ही थी जब उनका हॉट फेल हो गया था। उनका न रहना जीवन में एक ऐसा खालीपन दे गया जिसकी कमी मुझे हमेशा महसूस हुई है। उन्हें ही याद करते करते मेरी आंख कब लगी पता ही नहीं चला। सुबह बच्चों को अच्छी तरह रहने के निर्देश देते हुए हम एयरपोर्ट के लिए निकल गए। अमित से विदा लेकर अंदर चली गई और नियत समय पर उदास सा सफ़र खत्म हुआ। जैसे ही घर पहुंची, माँ गेट पर ही खड़ी थीं। टैक्सी से उतरते ही घर पर एक नज़र डाली तो बाहर से ही मुझे जो बदलाव दिखा उसे देख मेरा दिल बुझ गया। अब घर के एक गेट की जगह 2 गेट दिख रहे थे और एक ही घर के बीच में दिख रही थी एक दीवार। दिल को बड़ा धक्का लगा। मैंने गेट के बाहर से ही पूछा, माँ यह क्या? कुछ नहीं, मेरे बस का नहीं था रोज रोज का क्लेश। अब दीवार खींचने से शांति रहती है। वे लोग उधर खुश, मैं इधर खुश। खुश, एक ही आंगन के 2 हिस्से, इसमें खुश कैसे रह सकता है कोई? माँ और मेरी आवाज़ सुनकर भैया और उनका परिवार भी अपने गेट पर आ गया। भैया ने मेरे सिर पर हाथ रख कर कहा, कैसी है सुजाता?
गीता भाभी भी मुझसे गले मिली। पिंकी, सोनू तो चिपट गए। बुआ, हमारे घर चलो। इतने में माँ ने कहा, सुजाता, चल अंदर, यहाँ कब तक खड़ी रहेगी? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या हो गया, क्या करूं? भैया ने ही कहा, जा सुजाता, बाद में मिलते हैं। मैं अपना बैग उठाए माँ के पीछे चल दी। दीवार खड़ी होते ही घर का पूरा नक्शा बदल गया था। छत पर जाने वाली सीढ़ियां भैया के हिस्से में चली गई थीं। अब छत पर जाने के लिए भैया के गेट से अंदर जाना था। आंगन का एक बड़ा हिस्सा भैया की तरफ था और एक छोटी गैलरी माँ के हिस्से में, जहाँ से बाहर का रास्ता था। आंगन और गैलरी के बीच खड़ी एक दीवार जिसे देख देख कर मेरे दिल में हौल उठ रहे थे। माँ एकदम शांत और सामान्य थीं। नहा धोकर मैं थोड़ी देर लेट गई। माँ चाय ले आई और फिर खुल गया शिकायतों का पिटारा। मैं अनमनी सी हो गई। इतनी दूर मैं क्या इसलिए आई हूँ कि यह जान सकूं कि भाभी ने टाइम पर खाना क्यों नहीं बनाया, भैया भाभी के साथ उनके मायके क्यों जाते हैं बार बार, भाभी उन्हें बिना बताए पिक्चर क्यों गई, वगैरह वगैरह। माँ ने पूछा, क्या हुआ? बहुत थक गई क्या? बहुत चुप है। मैंने भर्राए गले से कहा, माँ, ये दीवार। बात पूरी नहीं होने दी माँ ने। बहुत अच्छा हुआ, अब रोज की किटकिट बंद हो गई। अब शांति है। अब बोल, क्या खाएगी और इन लोगों को सिर पर मत चढ़ाना। मैं अवाक माँ का मुंह देखती रह गई। इतने में दीवार के उस पार से भैया की आवाज आई, सुजाता, लंच यहीं कर लेना, तेरी पसंद का खाना बना है। पिंकी की आवाज भी आई, बुआ, जल्दी आओ ना। माँ ने पल भर सोचा, फिर कहा, चल, अच्छा, एक चक्कर काटा उधर, नहीं तो कहेंगे माँ ने भाई बहन को मिलने नहीं दिया। मैं भैया की तरफ गई। पिंकी, सोनू की बातें शुरू हो गईं। दोनों सुकन्या और सौरभ की बातें पूछते रहे और फिर धीरे धीरे भैया और भाभी ने भी माँ की शिकायतों का सिलसिला शुरू कर दिया। माँ हर बात में अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की बात करती हैं, उन्हें पेंशन मिलती है, वे किसी पर निर्भर नहीं हैं। बात बात में गुस्सा करती हैं, समय के साथ कोई समझौता नहीं करती हैं। मैं यहाँ क्यों आ गई, मुझे समझ नहीं आ रहा था। कैसे रहूंगी यहाँ? यहाँ सब मुझसे बड़े हैं। मैं किसी को क्या समझाऊं, और आज तो पहला ही दिन था। इतने में माँ की आवाज आई, सुजाता, खाना लग गया है, आ जा। मैं फिर माँ के हिस्से में आ गई। मैंने बहुत उदास मन से माँ के साथ खाना खाया। माँ ने मेरी उदासी को मेरी थकान समझा और फिर मैं थोड़ी देर लेट गई। बेड की जिस तरफ मैं लेटी थी वहां से बीच की दीवार साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर मेरी आंखें बार बार भीग रही थीं। अपने अपने अहम के टकराव में मेरी माँ और मेरे भैया ये भूल चुके थे कि इस घर की बेटी को आंगन का ये बंटवारा देखकर कैसा लगेगा। मुझे तो यही लग रहा था कि मेरा तो इस घर में गुजरा बचपन, जवानी सब बंट गए हैं। आंगन का वह कोना जहाँ पता नहीं कितनी दोपहरें सहेलियों के साथ गुड्डे गुड़िया के खेल खेले थे, अमरूद का वह पेड़ जिसके नीचे गर्मियों में चारपाई बिछाकर लेटकर पता नहीं कितने उपन्यास पढ़े थे, छत पर जाने वाली वे बीच की चौड़ी सीढ़ियां जहां बैठकर लूडो कैरम खेला था, अब वे सब दीवार के उस पार हैं जहां जाने पर माँ की आंखों में नाराजगी के भाव दिखेंगे। माँ के हिस्से में वह जगह थी जहां हर तीज त्योहार पर सब साथ बैठते थे, आज वह खाली खाली लग रही थी। घर का बड़ा हिस्सा भैया के पास था। माँ ने अपनी जरूरत और घर की बनावट के हिसाब से दीवार खड़ी करवा दी थी। एक दिन मैंने माँ से पूछ ही लिया, माँ, मुझे आपने फ़ोन पर इस दीवार के बारे में नहीं बताया और फौरन आने के लिए क्यों कहा था? माँ ने कहा, ऐसे ही, गीता को दिखाना था, मैं अकेली नहीं हूँ, बेटी है मेरे साथ। मैंने भैया से पूछा, आपने फ़ोन पर बताया नहीं कुछ? जवाब भाभी ने दिया, बस फ़ोन पर क्या बताते, दीवार खींचकर माँ खुश हो रही हैं तो हमें भी क्या परेशानी है, हम भी आराम से हैं। मेरे मन में आया ये सब खुश हैं तो मुझे ही क्यों तकलीफ हो रही है घर के आंगन में खड़ी दीवार से। एक दिन तो हद हो गई। माँ मुझे साड़ी दिलवाने मार्केट ले जा रही थीं। मैंने कहा, माँ, पिंकी व सोनू को भी बुला लेती हूँ, उन्हें उनकी पसंद का कुछ खरीद दूंगी। माँ ने फौरन कहा, नहीं, हम दोनों ही जाएंगे। मैंने कहा, माँ, बच्चे हैं, उनसे कैसा गुस्सा, मुझे उन सब पर गुस्सा आता है।
मैं उस समय उन्हें नहीं ले जा पाई। उन्हें मैं अलग से लेकर गई। उन्हें उनकी पसंद के कपड़े दिलवाए। फिर हम तीनों ने आइसक्रीम खाए। जब से आई थी यह पहला मौका था कि मन को कुछ अच्छा लगा था। पिंकी व सोनू के साथ समय बिताकर मन बहुत हल्का हुआ। 5 दिन बीत रहे थे। मुझे अजीब सी मानसिक थकान महसूस हो रही थी। पूरा दिन दोनों तरफ की आवाज़ों पर कभी इधर तो कभी उधर घूमती दौड़ती रहती। मन रोता मेरा। किसी को एक बेटी के दिल की कसक नहीं दिख रही थी। किस बेटी का मन नहीं चाहता कि कभी वह 2 या 3 साल में अपने मायके आए तो प्यार और अपनेपन से भरे रिश्तों की मिठास यादों में साथ लेकर जाए। मगर मैं जल्दी से जल्दी अपने घर मुंबई जाना चाहती थी, क्योंकि मेरा मायका मायका नहीं रह गया था। वह तो ऐसा मकान था जहां दीवार की दोनों तरफ माँ बेटा बुरे पड़ोसियों की तरह रह रहे थे। इस माहौल में किसी बेटी के दिल को चैन नहीं आ सकता था। मैंने अमित को बता दिया कि मैं 1 हफ्ते में ही आ रही हूँ। अमित सब समझ गए थे। 7वें दिन मैंने अपना बैग पैक किया। सबसे कसैले मन से विदा ली। भैया ने अपने जान पहचान की टैक्सी बुलवा दी थी। टैक्सी में बैठकर सीट पर सिर टिकाकर मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। लगा विदाई तो आज हुई है मायके से। शादी के बाद जो विदाई हुई थी उसमें फिर मायके आने की, सबसे मिलने की एक आस, चाह और कसक थी, लेकिन अब लग रहा था कभी नहीं आ पाऊंगी। इतने प्यारे, मीठे रिश्ते में आई कड़वाहट सहन करना बहुत मुश्किल था। मायके में खड़ी बीच की दीवार रह रह कर मेरी आंखों के आगे आती रही और मेरे गाल भिगोती रही।